हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस जो चैनल है, इस पे आपके अनसॉल्व पेपर का सलूशन की सीरीज़ चल रही है, जिसमें 2019 के और 20 के ये सब अनसॉल्व पेपर का सलूशन पड़ा है और ये 2023 का अनसॉल्व पेपर का सलूशन आज कराने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ये पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान का जो पेपर आपका 2023 में आया था उसका सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले इसमें दिए हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो आपके होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपसे बोल रहा है, सबसे पहले देखो आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं परीक्षा की दृष्टि से। इस सेक्शन में देखिए बताया गया है इम्पोर्टेंट टॉपिक के डिटेल आंसर हैं। हर क्वेश्चन को पॉइंट में देखो लिखा है हमने। ये नोट्स हमने खुद अपने आप बनाए हैं और आपको अच्छा मार्क्स दिलाने के लिए ये नोट्स हमने बनाए हैं, जिससे आप अच्छे मार्क्स जो है बोर्ड परीक्षा में गेन कर सकें। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है कि कुछ नस्लें दी हुई हैं जिनकी आपको पहचान बतानी है, जैसे कि उनका मूल स्थान, प्रमुख लक्षण और उपयोगिता। तो सबसे पहले आपकी नस्ल है मुर्रा नस्ल, जो भैंस की नस्ल है। इसमें इसका मूल स्थान जो है तो वो हरियाणा होता है। इसका मूल स्थान कहाँ होता है? हरियाणा होता है। रोहतक, हिसार तथा पंजाब क्षेत्र जो है इसके मूल स्थान है। इसके प्रमुख लक्षण की अगर बात करते हैं तो इसका प्रमुख लक्षण है कि यह भारत की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है। इसका रंग जो है पूर्णतः काला होता है और इसमें जो इसके सींग होते हैं, सींग जो इसके होते हैं वो छोटे होते हैं, मोटे होते हैं और कुंडलाकार होते हैं। इसके थन जो है बड़े होते हैं, विकसित तथा दुग्ध सिराएं जो इसमें पाई जाती हैं वो स्पष्ट होती हैं। अगर मुर्रा नस्ल की उपयोगिता की बात करते हैं तो इसमें बताया गया है इसका दुग्ध उत्पादन अच्छा होता है। 2000 से 3000 लीटर तक इसका दुग्ध उत्पादन होता है प्रत्येक दुग्ध काल में। इसके दूध में वसा जो है वो 7 से 8% तक पाई जाती है। इसके साथ में दो और नस्लें हैं, जो कि एक गुरेज नस्ल भेड़ की है और दूसरी जो बीटल नस्ल है वो बकरी की नस्ल है। तो गुरेज का जो मूल स्थान है वो है जम्मू कश्मीर का गुरेज क्षेत्र, जो इसका गुरेज नस्ल का मूल स्थान है जहाँ इसका जन्म हुआ है। इसके लक्षण की अगर बात करते हैं तो इसका लक्षण जो इसके हैं वो है यह स्थानीय पहाड़ी नस्ल है और इसका जो रंग होता है, रंग इसका सफ़ेद हल्का भूरा होता है और इसकी जो ऊन है वो मोटी होती है और खुरदरी होती है। इसकी क्वालिटी जो है उनकी अच्छी नहीं होती है, इसलिए इसका उपयोग जो है जो निम्न क्वालिटी के से होते हैं चटाई वटाई वगैरह बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग बताया गया है कि ऊन उत्पादन तथा मांस के लिए, इन कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी जो है आपकी बीटल बकरी की नस्ल जो है, इसके बारे में बताया गया है इसका मूल स्थान पंजाब है। इसके लक्षण की अगर बात करते हैं तो इसका जो शरीर होता है बड़ा होता है, वह ऊंचा होता है। आप देख सकते हैं डायग्राम में भी आपको दिखाया है हमने समझाने के लिए। शरीर आप इसका देखिए, अन्य जो बकरी की नस्लें हैं उनसे कुछ आपको डिफरेंट लग रहा होगा, जैसे कि इसका शरीर बड़ा हुआ ऊंचा होता है, कान लंबे चौड़े और लटके हुए होते हैं। कान देखिए इसके, देखिए कान इसके कितने लंबे हैं और नीचे लटके हुए हैं पत्ते आकार में। चौथी जो नस्ल है वो है गिर। गिर नस्ल किसकी है? गाय की नस्ल है। इसके मूल स्थान की अगर बात करते हैं तो इसका मूल स्थान जो है गुजरात का गिर जंगल जो है इसका मूल स्थान है। लक्षण इसके जो है, इसका रंग जो है लाल होता है, सफ़ेद चित्तियों के साथ होता है। इसका रंग जो है लाल व सफ़ेद चित्तियों के साथ होता है। कान इसके लंबे होते हैं, पत्तीनुमा कान देखिए इसके लंबे हैं, पत्तीनुमा नीचे को लटके हुए होते हैं, पत्ती के आकार के होते हैं कुछ इस तरीके से। और इसकी जो उपयोगिता बताई गई है यह गर्मी सहनशील है, यानी कि ये देखिए एक देसी नस्ल में आती है। जो गिर नस्ल है ये आपकी देसी नस्ल है, इसलिए देखिए जो डिजीज़ होती है उसके प्रति भी रेजिस्टेंट होती है और क्लाइमेट हर जगह हर प्रकार की क्लाइमेट में अपने आप को सर्वाइवल कर लेती है। और इसकी उपयोगिता की अगर बात की करें हम तो इसकी उपयोगिता है कि अच्छा दुग्ध उत्पादन 1500 से 2500 लीटर तक इसका जो है दुग्ध उत्पादन होता है प्रत्येक दुग्ध काल में। इसके रोग प्रतिरोधक क्षमता भी देखिए बताया गया है इसकी अधिक होती है। साथ ही जो पांचवी नस्ल इसमें दी हुई है वो है फ्लाई माउथ रॉक मुर्गी। ये एक मुर्गी की नस्ल है फ्लाई माउथ रॉक।
इसका मूल स्थान जो है यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके लक्षण की अगर बात करें तो इसके लक्षण जो हैं पंख काले सफ़ेद धारियों वाले होते हैं। इसका स्वभाव शांत होता है एवं तेज वृद्धि इसकी होती है। इसको देखिए पालने के फ़ायदा है इसलिए क्योंकि इसकी जो है ग्रोथ जल्दी हो जाती है, जिससे जो मीट वगैरह है वो जल्दी प्राप्त हो जाता है। अंडा एवं मांस दोनों के लिए उपयुक्त है। इससे अंडा भी आप प्राप्त कर सकते हैं और जो मीट है वो भी इसके द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं अगली जो नस्ल है वो है छठी नस्ल, जिसमें बोल रहा है आपसे हॉलिस्टन फ्रीजियन गाय के बारे में आपको बताना है, इसकी मूल स्थान, प्रमुख लक्षण और उपयोगिता। तो दोस्तों इसका मूल स्थान जो है वो है नीदरलैंड। नीदरलैंड कहाँ पड़ता है? हॉलैंड में पड़ता है। अगर इसके प्रमुख लक्षण की बात करते हैं तो इसका जो रंग होता है वो विश्व की यह, देखिए इसमें यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग, विश्व की यह सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। सबसे अधिक ये नस्ल जो है दूध देती है विश्व में गायों में। विश्व में, भारत की बात नहीं कर रहे, पूरे विश्व में जो है ये सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करती है। साथ ही आपको बताया गया है इसका आकार जो है वो बड़ा, इसका आकार जो है बड़ा होता है, कद ऊंचा होता है और दुग्ध सिराएं स्पष्ट व थन विकसित होते हैं। इस नस्ल में जो है थन विकसित होते हैं, इसका कद ऊंचा होता है। और इसकी उपयोगिता की अगर बात करते हैं तो उपयोगिता इसका 6000 से 8000 लीटर तक इसका दुग्ध काल होता है। डेयरी उद्योग में भी इसका उपयोग बहुत अधिक किया जाता है। डेयरी उद्योग में अत्यधिक उपयोगी यह नस्ल है, क्योंकि आप जानते हैं हर जगह आजकल कितनी दूध की कितनी डिमांड बढ़ रही है, तो अगर दूध उत्पादन अच्छा होगा तो फायदा ही होगा, तो इसलिए डेयरी उत्पादन में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बधियाकरण, दूसरा प्रश्न जो है वो पशुओं का बधियाकरण, कैस्ट्राइजेशन कैसे किया जाता है? तो नर पशुओं में प्रजनन शक्ति को समाप्त करना ही क्या कहलाता है? बधियाकरण कहलाता है। बधियाकरण 3 प्रकार से देखिए किया जा सकता है। नंबर 1 बेडिजो कास्ट्रेटर के द्वारा, नंबर 2 इलिस्ट्रेटर के द्वारा, नंबर 3 चीरा लगाकर। ये तीनों विधियां बहुत ही अपनाई जाती हैं। सबसे अधिक देखिए अपनाई जाती है बेडिजो कास्ट्रेटर विधि। इस विधि में जो है स्पर्मेटिक कार्ड जो उसकी होती है उसको कुचल दिया जाता है, स्पर्मेटिक कार्ड को कुचल दिया जाता है, जिसके कारण जो उसका रक्त संचार और जो उसको ऑक्सीजन होती है या उसको जो रक्त संचार होता है उसका वो जो है बंद हो जाता है, जिसके कारण क्या है, जिससे वो जो उसके वृषण होते हैं वो सूखकर गिर जाते हैं। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि दूसरी जो विधि है वो है इलिस्ट्रेटर के द्वारा। इलिस्ट्रेटर में क्या किया जाता है हम आपको बताएं तो इलिस्ट्रेटर में कुछ इस प्रकार का एक यंत्र होता है। इस यंत्र के ऊपर कुछ इस तरीके के छोटे छोटे छल्ले आते हैं रबड़ के, बहुत मजबूत छल्ले होते हैं। कुछ लोगों ने इसको प्रैक्टिकली देखा भी होगा। ये जो इस तरह की बधियाकरण की विधि है, इसमें क्या किया जाता है, छल्ले को इसके ऊपर ऐसे लगाया जाता है और इसको फिर दबाया जाता है। यहाँ से इसको दबाते हैं हाथ से तो ये छल्ला जो फैल जाता है। इसके बाद इसको जो इसके वृषण होते हैं, छोटे जो आपके पशु होते हैं, उनमें यह विधि अपनाई जाती है। तो इसके बाद जो ये इसके वृषण होते हैं इसके ऊपर इसको चढ़ा दिया जाता है, जिससे क्या होता है उसमें रक्त का संचार, ऑक्सीजन, ये सभी चीज़ें जो हैं वो बाधित हो जाती, नहीं पहुंच पाती हैं उसके पास, तो उसका जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, जिसके कारण बधियाकरण की क्रिया इन छोटे वाले जो पशु होते हैं उनमें संपन्न हो जाती है। सबसे लास्ट की जो विधि है वो है इसमें 3rd नंबर चीरा लगाकर, सर्जिकल मेथड इसको बोलते हैं। इस विधि में क्या होता है, वृषण को काटकर बाहर निकाल लिया जाता है। इस विधि में देखिए जो ये विधि बहुत खतरनाक भी होती है, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन वगैरह जो है इन्फेक्शन हो सकता है, और ये विधि ज़्यादातर वैज्ञानिक नहीं है, इसको नहीं अपनाया जाता है। इसमें संक्रमण का खतरा होता है, जैसे कि यहाँ बताया गया है। जैसे कि बहुत जगह आपने चीरा लगाकर उसका बधियाकरण कर दिया और उसमें मक्खियाँ हैं या अन्य भी जैसे कोई चीज़ें हैं जो बैक्टीरिया वगैरह, वो उसको इन्फेक्टेड कर देंगे घाव को, जिससे क्या है संक्रमित हो सकता है पशु आपका, उसकी जान भी जा सकती है। अगर देखिए मैं इसमें बताऊं सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो सबसे अच्छी विधि बेडिजो कास्ट्रेटर विधि होती है। इसमें कोई रक्त का भाव नहीं होता है, इसलिए ये वैज्ञानिक विधि भी अच्छी मानी जाती है। अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि स्वच्छ दुग्ध उत्पादन आप कैसे करेंगे, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन। तो यहाँ पे आपको बताया गया है जो दुग्ध को जो प्रदूषित करते हैं, दूध को संदूषण जो होते हैं उसके स्रोत कौन कौन से हैं।
तो बीमार पशु, जैसे आपका पशु बीमार है तो जो उसके द्वारा, जैसे कि बहुत सारे पशु बीमार होते हैं, उनमें जो कुछ जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह या जीवाणु जो भी कुछ हो, वो दूध में आपके पहुंच सकते हैं, जिससे आपका जो दूध है वो संदूषण हो सकता है, यानी कि वो खराब हो सकता है। गंदा ग्वाला नंबर 2 बताया गया है। गंदा ग्वाला, जैसे कि कोई ग्वाला है और वो जैसे ग्वाला आपका गंदा है, जो दूध मतलब निकालता है वो अगर गंदा है तो वो क्या करेगा, वहाँ पर जैसे सिगरेट पीता है, पान खाता है, गुटखा खाता है, तो उसके द्वारा उसके जो मतलब उससे दूध आपका गंदा हो सकता है। अगला दूषित बर्तन, आपका दूषित बर्तन के द्वारा भी दूध गंदा हो सकता है। गौशाला की धूल जैसे कि होती है, धूल वगैरह है, आपने ये बर्तन इस तरीके का है, यहाँ धूल वगैरह उड़ रही है आपकी, इसमें आ सकती है बर्तन में, तो ये आपका दूध जो है वो गंदा हो सकता है। मक्खियाँ भी दूध को गंदा करती हैं, तो इसको आप कैसे इससे बचाव कर सकते हैं, तो सबसे पहले बताया गया है थनों को लाल दवा से धोना चाहिए। लाल दवा का सूत्र होता है KMNO4, ये इसका रासायनिक सूत्र है। इस रसायन के द्वारा आप जो थन है पशु के, उसकी आप सफाई करके आप अपने दूध को बचा सकते हैं गंदगी से। दूसरा है बर्तन की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। बिल्कुल, आप दूध जब दोहन की क्रिया करते हैं तो आपका जो बर्तन होना चाहिए वो बहुत ही साफ होना चाहिए। ग्वाले के हाथ साफ होने चाहिए। हाँ, ग्वाले के हाथों की सफाई अच्छे से पहले कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही दूध को निकालना चाहिए। लास्ट बताया गया है दूध को छान कर ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आपका दूध आपने निकाल लिया है, उसको आप किसी जो ठंडा जैसे कि स्थान है, जैसे आप बहुत जगह डेयरी वगैरह की व्यवस्थाएं होती है तो वहाँ पर वो अलग सा अपना एक सिस्टम बनाए रखते हैं, जिसमें आपका दूध पहुँच जाता है, उसका टेम्परेचर अलग होता है, जिसके द्वारा आपका दूध जो है खराब नहीं होता लंबे समय तक। अगला जो है उसमें प्रश्न नंबर 3 उसमें बता रहा है बॉयलर उत्पादन। आप बॉयलर उत्पादन कैसे करेंगे, तो बॉयलर उत्पादन के लिए नस्ल जो है वो है कोब 500 और हबर्ड 500। ये जो नस्लें हैं ये बॉयलर उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती हैं। अगर आहार की बात करें तो आहार प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर राशन, ये इसके आहार के रूप में आप दे सकते हैं इसको। और उच्च प्रोटीन और ऊर्जा इसके उत्पादन के लिए आवश्यक है। प्रबंधन की अगर बॉयलर की बात करें तो प्रबंधन के लिए चूजों को उचित तापमान देना चाहिए। देखिए, एक अच्छा टेम्परेचर इसके लिए बनाना पड़ता है जिसमें ये अच्छे से अपनी ग्रोथ कर पाते हैं, अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे कि किसी भी प्रकार का मौसम है, ठंडी का मौसम है या गर्मी का मौसम है, तो आप इनके लिए एक उचित टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। और जो है फर्श पर सूखा बिछावन, जैसे कि लिटर जो होता है यहाँ पर कि उसी टाइप की पड़ी हुई है, ये सूखी होनी चाहिए, ये नहीं गीली हो। जिससे क्या है, अगर गीली भूसी वगैरह होती है तो इसमें इन्फेक्शन के चांस होते हैं, बैक्टीरिया या कीड़े मकोड़े इसमें जन्म हो सकता है, जिसके द्वारा ये आपके जो बॉयलर हैं इनको इन्फेक्ट कर सकते हैं और जिससे इनको नुकसान होगा। 24 घंटे प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। इनके लिए 24 घंटे प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ पर भी आप बॉयलर का उत्पादन मतलब मैनेजमेंट कर रहे हैं, जहाँ पर भी पाल रहे हैं इस तरीके का कुक्कुट पालन, वहाँ पर प्रकाश की अच्छी व्यवस्था भी होनी चाहिए। लघु स्तरीय क्वेश्चनों की बात करते हैं तो सबसे पहला दिया हुआ है 4 नंबर, डेयरी काऊ, यानी कि अब जब डेयरी के लिए जब भी आप गाय खरीदते हैं तो आप किन बातों का ध्यान रखते हैं, किन चीज़ों को आप देखते हैं। तो सबसे पहले आप वंशावली का रिकॉर्ड देखेंगे। वंशावली रिकॉर्ड देखिए हर जगह तो उपलब्ध नहीं होता है गांव वगैरह में, लेकिन जो बड़ी बड़ी डेयरी फार्म होते हैं वहाँ पर वंशावली रिकॉर्ड आपका होता है एक कुछ इस प्रकार का रजिस्टर, जैसे कि आप समझ लीजिए कोरिलेट करके रजिस्टर सा होता है। इसमें सब उसका दिया होता है, उसके जो पहले वंशज थे जिसके द्वारा उनका जो है हुआ है मतलब जन्म, उनका कैसा उत्पादन रहा है, वो कितना दूध देते थे, वो किस बीमारियों के प्रति रेजिस्टेंट थे या नहीं थे, और किस नस्ल के द्वारा इसका विकास किया गया है, किस नस्ल के द्वारा क्रॉस किया गया, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई होती हैं। नंबर 2, आप इसके शरीर की बनावट देखेंगे। शरीर अच्छा वही उसी पशु का होता है जो अच्छा दूध देने वाला होता है, जिसके पीछे से उसका भार अधिक होता है, जो उसका पिछला हिस्सा होता है वो अधिक भारी होगा, तो वो जो नस्ल है वो अधिक दुग्ध उत्पादन करेगी। अगला जो देखिए बात करते हैं इसमें, तो दिया हुआ है कि अयन मुलायम
और नसें उभरी हुई होनी चाहिए। जो उसकी नसें हैं वो उभरी हुई होनी चाहिए। जो ऐन होता है उसकी जो नसें हैं वो उभरी हुई होनी चाहिए। 3 समय का दुग्ध की धार जांचनी चाहिए। वो 3 समय दूध देनी चाहिए। जो आपकी भैंस या गाय आप जो भी खरीदने जाते हैं उसमें आप देख लेना चाहिए कि वो क्या 3 बार एक दिन में दूध देती है। लेकिन ऐसा आमतौर पर हम आपको बताया नहीं होता है, लेकिन जो वैज्ञानिक तरीका है उसमें बताया गया है अगर 3 बार कोई भी गाय या भैंस जो आप देखने जाते हैं अगर वो दूध देती है तो अच्छा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो इसमें आपसे पूछा है रोगी पशुओं को औषधि देने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको तो पहले से पता होगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं औषधि देने की विधियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले मुंह के द्वारा भी दी जाती है, ओरल मेथड द्वारा। इंजेक्शन के द्वारा भी औषधियाँ दी जाती हैं और बाह्य रूप से एक्सटर्नल मेथड के द्वारा भी दवाइयाँ दी जाती हैं। तो अगर मुंह के द्वारा बात करें तो इसमें नाल, आपने नाल देखा होगा कुछ इस तरीके की, जैसे आपको बता रहे हैं कुछ इस तरीके की नाल होती है। इसमें दवाई वगैरह भरी जाती है, जैसे कि बहुत सारे पशु होते हैं उसको ऐसे नहीं दवाई दी जा सकती है, तो इसमें दवाई भरते हैं उसके बाद में इसमें लिक्विड फॉर्म में, और उसके बाद में पशु को पिला देते हैं। ये हो गया। दूसरी जो विधि है वो है इंजेक्शन के द्वारा। तो इंजेक्शन आपका देखिए पशुओं में 2 जगह लगाया जाता है, एक मांसपेशियों में भी लगाया जाता है और एक सिरा यानी कि नसों में भी लगाया जाता है। नंबर 3 अगर बात करते हैं दवाई देने की भी, तो वह विधि इसमें क्या होता है, जैसे कि आप देखा होगा चोट वगैरह लग जाती है पशुओं में तो मरहम का प्रयोग करते हैं, पट्टियाँ बांध देते हैं या लोशन का प्रयोग करते हैं। ये सभी जो हैं बाह्य रूप से प्रयोग करने वाली औषधि देने की विधि है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो इसमें आपसे पूछ रहा है मुहपका, खुरपका, मुहपका रोग क्या है इसके बारे में बताइए, इसके लक्षण, बचाव, सभी चीज़ें पूछा गया है। तो एफएमडी इसको बोलते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज। इसके द्वारा क्या होता है, इसके लक्षणों की अगर बात करें तो इसके जो लक्षण होते हैं उन लक्षणों में सिम्टम इसके मुंह और पैर में छाले पड़ जाते हैं। इसका जो आपका पशु का मुंह होता है और इसके जो पैर होते हैं इनमें क्या है, छाले पड़ जाते हैं और मुंह से इसके जो है लार टपकने लगती है। मुंह जो इसका पशु का आपके होता है इसमें से लार टपकना, पशु आपका अधिक लार दे रहा है तो ये खुरपका मुहपका के लक्षण हैं। लंगड़ापन, पशु को चलने में दिक्कत हो रही है, लंगड़ा कर पशु आपका चल रहा है तो वह मुहपका खुरपका बीमारी से ग्रसित हो चुका है। अगर बीमारी हो गई है तो इसका बचाव कैसे करेंगे, तो बीमार पशु को अलग कर देना चाहिए। जैसे कि वो आपके पशु एक साथ बांधे जाते सभी एक जगह पर, तो आप जो पशु आपका बीमार है उसको आप कहीं दूसरी जगह पर अलग कर देंगे, जिससे जो है आपके ये अन्य पशु हैं वो इन्फेक्शन नहीं होगा, इनको ये बीमार नहीं हो पाएंगे। दूसरा पॉइंट जो है वो पैरों को फिनाइल या लाल दवा से धोना चाहिए। देखिए कुछ इस तरीके का बचाव के लिए बहुत जगह जो बड़े बड़े डेयरी फार्म होते हैं उन जगह पर इस तरीके की व्यवस्था की जाती है। उसमें क्या किया जाता है, जैसे कि फुटबाथ एक बनाते हैं, इसमें जो है इसको हिंदी में बोलते हैं पैर धोने वाला। पशुओं को इस तरीके की जगह से बना लिया गया, इसमें पानी भर दिया गया और उसके साथ में जो आपको रसायन बताया जैसे कि कैमेनोफोर लाल दवा और फिनाइल, इस चीज़ों का जो है इसमें मिला देते हैं इसके साथ में रसायन या दवाइयाँ। उसके बाद में यहाँ से पशु को गुजारा जाता है इस पानी से और इसके बाद में उसको फिर अब जहाँ पर वो बांधा वगैरह जाता है, जहाँ पर उसकी व्यवस्था है आवास की, वहाँ पर उसको कर दिया जाता है, जिससे जो है पशुओं में इन्फेक्शन नहीं होता है। अगला जो बताया गया है उसमें प्रतिवर्ष 2 बार टीकाकरण कराना चाहिए। इसका टीकाकरण जुलाई और जुलाई जून में ऐसे करके कुछ समय होता है जहाँ पर आपका टीकाकरण इसका किया जाता है। उस समय आप इसका टीकाकरण करा सकते हैं। प्रतिवर्ष 2 बार टीकाकरण होता है। सेक्शन 3 जहाँ पर आप बात करेंगे, हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे। तो इसमें जो है आपको बताया गया है सबसे पहले कि देसी और विदेशी गाय में अंतर बताना है। तो देसी विदेशी गाय में क्या अंतर होता है, तो जो देसी गाय होती है इसमें कुबड़ होता है, देसी गाय में कुबड़ होता है, विदेशी में कुबड़ नहीं होता है। देसी गाय रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें अधिक होती है और जो विदेशी गाय होती है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो उसमें आपसे बताया गया है कि जो आपकी साइलेज है
साइलेज फसल के लक्षण के, जो साइलेज होती है उस फसल के लक्षण आपको लिखने। तो इसमें शर्करा की अधिकता होनी चाहिए। जो साइलेज फसल होती है इसमें शर्करा अधिक होती है और रसीला डंठल उसका होता है। उदाहरण के लिए जिससे साइलेज बनाया जाता है जिस फसल से, उसमें आपका मक्का जो है, मक्का आपकी फसल जो है ये साइलेज बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। अगले अगर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछ रहा है थन साइफन का प्रयोग। थन साइफन का प्रयोग बताइए। तो थन की नली बंद होने पर, जहाँ से जैसे दुग्धकार जो जिसके द्वारा मतलब जिसके द्वारा आपका दूध जो है आता है, वो अगर कह लीजिए अगर इसमें बताया गया नली के द्वारा जो दूध आता है वो अगर बंद हो जाती है तो उसको मतलब कि उसमें जैसे पस वगैरह जो होती है वो उसमें जम जाती है, जिसके कारण दूध नहीं आ पाता है, तो उसको पस वगैरह को निकालने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। थनैला रोग जो है, थनैला रोग में क्या होता है, दूध पीप निकलने लगता है। पीप का मतलब जैसे कि हमने बताया पस वगैरह उसमें जो है दूध के स्थान पर बनने लगती है। अगला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है आपसे कि गर्भावस्था के लक्षण आपको बताने हैं। तो गर्भावस्था में जब पशु होता है तो उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं ये आपको बताने हैं। तो इसमें लिखा है मध्य चक्र का रुकना। उसमें जो हीटिंग पीरियड आता है, अगर आपका जो पशु है वो गर्भावस्था में है तो इसमें जो हीटिंग पीरियड होता है वो रुक जाएगा, उसमें बार बार पशु हीट में नहीं आएगा। शांत रहने लगेगा जो पशु है आपका, वो उसका स्वभाव जो है शांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि निर्वाह आहार क्या है। निर्वाह आहार क्या होता है। तो शरीर के वजन को बनाए रखने के लिए आवश्यक भोजन ही निर्वाह आहार कहलाता है। ये देखिए कई प्रकार का राशन होता है, जैसे कि आपका जो है दुग्ध उत्पादन के लिए अलग होता है, उसको बोलते हैं उत्पादन राशन। और आप कार्य के लिए होता है, जैसे बैल हैं आपके, उनको अलग राशन दिया जाता है, उसको बोलते हैं कार्य के लिए राशन जो दिया जाता है। इस तरीके से एक आहार राशन होता है। इसमें बताया गया शरीर के वजन को बनाए रखने के लिए जो आहार दिया जाता है या भोजन दिया जाता है, इसी को निर्वाह आहार कहते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं, इसमें हमने जो नोट्स हैं इसमें क्वेश्चन तो नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि इसमें स्ट्रिप्टोमाइसिन पहले का हो जाएगा, दूसरे का जीवाणु है, तीसरे का गिर है, पांचवे का 310 दिन, थर्ड आपसे बोल रहा है मेहसाना नस्ल किसकी है, तो भैंस की नस्ल है। रिक्त स्थानों की अगर बात करें तो इसमें बोल रहा है बैल को भूमि पर गिराने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो परिवर्ती रिफ्यूज विधि है, जो है पशुओं को, जो बैल है उसको गिराने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है लैक्टोमीटर दूध में अपेक्षित घनत्व का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो लैक्टोमीटर है ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में भरना है। इसका उपयोग क्या है, दूध में अपेक्षित घनत्व का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। थर्ड नंबर में बोल रहा है वृषण के कार्यों को नष्ट करने को क्या कहते हैं। वृषण के जो कार्य हैं उनको नष्ट करने को क्या बोलते हैं, तो बधियाकरण बोलते हैं। चौथा जो क्वेश्चन इसमें बोल रहा है गले की सूजन, घुर्र घुर्र की आवाज। जो गले की सूजन है और उसमें जो घुर्र घुर्र की आवाज है वो किस बीमारी में आती है, तो गला घोंटू बीमारी में ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं। रसीले चारे में 70 से 80% तक से अधिक जो है पानी होता है। 70 से 80% से अधिक इसमें पानी होता है। आशा करते हैं आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।